हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम शुरू करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो ये सेशन जो है किसके लिए इम्पोर्टेंट होगा? हर उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिसके एग्ज़ाम में बीएनएस पूछा जाएगा। ठीक है, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, सब के लिए रेलिवेंट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें मैं सारा बीएनएस, कंप्लीट बीएनएस अगर हम जुडिशरी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो इसमें प्री प्लस मेंस दोनों का कंटेंट जो है मैं आपको देने वाली हूँ, राइट। उसके अलावा जुडिशरी के अलावा एडीए का एग्ज़ाम है, ठीक है, एपीओ का एग्ज़ाम है, लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम है और एआईबी इवन। तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे बीएनएस एक सब्जेक्ट है, हर एक एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, राइट। पर जो मेन फोकस मेरा रहेगा वो जुडिशरी रहेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जुडिशरी में हम कॉम्प्रिहेंसिवली सब पढ़ लेंगे, राइट। एडीए में, एपीओ में, लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम है या अदर एग्ज़ाम है, वहाँ पे लेवल वो नहीं होता है ना। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मैं लेवल जो है हाईएस्ट रखूँगी, नंबर 1। सेकंड, मैंने कहा है कि क्लासेस जो है कॉम्प्रिहेंसिव होगी, तो थोड़ी क्लासेस स्लो चलेंगी। स्लो इन द सेंस कि मेरी स्पीड स्लो नहीं है, बट मैं जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डीपली ही समझाऊंगी। यानी कि अगर एक टॉपिक हम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, वेदर इट इज़ अ प्री क्वेश्चन और अ मेंस क्वेश्चन, राइट। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको शुरू की 5 से 6 क्लासेस देखनी है ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल में क्या पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट क्लास से आप जज नहीं करेंगे। फर्स्ट जो क्लास है बेसिकली एवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, वो होगी, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिकली, है ना। ये क्लास मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली थी, राइट। मैंने पौने घंटे की रिकॉर्ड कर ली थी। तो इसमें कुछ चेंजेस थे, चेंज इन द सेंस कि एक दो पॉइंट्स मेरे रह गए थे। सेकेंडली इसमें ना शोर बहुत आ रहा था जब मैंने वो रिकॉर्ड की थी क्लास। तो पड़ोस में शादी वादी थी, इतना शोर नहीं आ रहा था, बट उस शोर की वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। इसलिए कुछ पॉइंट्स जो मैं इसमें डालना चाह रही थी क्लास में, वो हो ही नहीं पा रहे थे, है ना। मतलब डिस्ट्रक्शन की वजह से वो रह गए थे। इसलिए मुझे लगा कि फर्स्ट क्लास शुड बी इम्पैक्टफुल, है ना। और मैं एक ही क्लास, फर्स्ट क्लास को दोबारा ही रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगी ताकि उसमें सारी चीज़ें मैं इनकॉर्पोरेट कर दूँ। तो बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एटलीस्ट उन स्टूडेंट को हु आर नॉट एबल टू पे द महंगी कोचिंग की फ़ीस, राइट। तो शुरू करते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक ये मैंने आपको बोला है कि मैं ये ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्लास। ये मैं उसी टाइम साथ के साथ लिख रही थी, है ना। इसकी थोड़ी राइटिंग ऐसी है, तो बेयर कर लेना फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास से हम नोट्स जो हैं प्रॉपर रखेंगे, सही है। तो आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया, यानी कि हम ज़ीरो से आईपीसी और आईपीसी से हम बीएनएस तक कैसे पहुँचे वो हम देखेंगे। क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट। अब तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब से बीएनएस आया है, राइट। कि किस तरीके से जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इवॉल्व हुआ। आईपीसी में ऐसा क्या था जो बीएनएस में नहीं है, सॉरी, जो बीएनएस में है वो आईपीसी में नहीं था, है ना। क्यों आईपीसी था तो बीएनएस की ज़रूरत आनी पड़ी हमें। सारी बातों का जो डिस्कशन है या कंक्लूजन है वो यहीं से निकलेगा लास्ट में, राइट। सो बी पेशेंट और अपने नोट्स तैयार कर लेना साथ के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो इनिशियली क्या होता था, ठीक है, अभी इस पे ध्यान मत दें। शुरुआत में क्या होता था, सोसाइटी अनसिविलाइज्ड थी, ठीक है। कोई सिविक सेंस जो थी वो नहीं थी, अनसिविलाइज्ड लोग थे, राइट। तो वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मान लो यू हैव बीन अटैक्ड बाय समवन, तो तुम क्या करोगे? या तो माइट इज़ राइट पॉसिबल था, अदरवाइज़ जो है हमें तो वैसा ही चाहिए जैसा उसने हमारे साथ किया है। जनरली हम इसे बोलते हैं टूथ फॉर अ टूथ और आई फॉर एन आई, ठीक है, या फिर लाइफ फॉर अ लाइफ, कि तुमने अगर हमारे इंसान को मारा है तो हम तुम्हारे वाले को जान से मार देंगे। इस तरीके से अगर तुमने आँख फोड़ी है तो हम भी आँख फोड़ेंगे, यानी कि टिट फॉर टैट वाला सिस्टम था। बट धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होने लगी तो रिकॉम्पनसेशन का सिस्टम आ गया कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आप हमें कॉम्पनसेट कर दें। इस तरीके से हम एंशिएंट जो क्रिमिनल सिस्टम है वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ पे क्या था, वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड। इस वैदिक और पोस्ट वैदिक को ही हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। तो वहाँ पे कोई आईपीसी तो था नहीं, पीनल कोड तो था नहीं, तो किस तरीके से गवर्न किए जाते थे, बाय द श्रुतिस, बाय स्मृतिस, ठीक है, बाय धर्मा। धर्मा का कॉन्सेप्ट जो है वही मेन कॉन्सेप्ट है वैदिक इरा का, ठीक है। उसके अलावा जो कस्टम्स वो यूज़ करते थे और रॉयल डिक्रीज। अब यहाँ पे जब मैं बात करूँगी क्राइम की,
ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी कि क्राइम क्या होता था उस समय के अकॉर्डिंग, वैदिक काल के अकॉर्डिंग, क्राइम का मतलब लीगल रोंग होना नहीं था, ठीक है, लीगल रोंग इसका मतलब नहीं होता था, बट द पर्सन इज़ मोरली रोंग, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज की सोसाइटी में अगर अभी हम बात करते हैं तो अगर आप अपनी पसंद से शादी करते हैं तो सोसाइटी से गलत मानती है ना, इट इज़ अ मोरल रोंग, बट लीगली तो ये गलत नहीं है ना। तो उस समय में जो मोरल सोसाइटी में बना दिए गए थे, अगर आप अकॉर्डिंगली चलते हैं तो दैट इज़ नाइस, यू आर अ गुड पर्सन, अगर नहीं चलते तो यू आर डूइंग समथिंग रोंग, ठीक है। वहीं से हमारा धर्म का कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। बेसिकली जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का सीड जिसे हम बोलते हैं वो मनु ने बोया था, ठीक है। मनुस्मृति जब आप आगे पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एंशिएंट टाइम में बेसिकली क्या होता था, लोग धर्म के अकॉर्डिंग चलते थे। अब हम सोचेंगे कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं, धर्म मतलब क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तुम धर्म को और कैसे समझ सकते हो, इट इज़ अ रूल ऑफ राइट कंडक्ट, रूल्स ऑफ राइट कंडक्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे मतलब क्राइम को क्राइम ना बोल के हम क्या कहते थे, तुमने तो पाप किया है, ठीक है, या तुमने तो अधर्म किया है, अधर्म के रास्ते पे चल रहे हो। तो अगर तुमने अधर्म किया है, तुमने पाप किया है तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ठीक है। यही जो था हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक पैटर्न था, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो उस टाइम पे क्या होता था, एक किंग होता था, है ना, किंग होता था ना, एक राजा होता था, और जो राजा है वो सज़ा देता था, क्योंकि हम मानते थे जो ये किंग है ही इज़ द प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ किसका, धर्म का, ही इज़ अ प्रोटेक्टर ऑफ धर्म, ठीक है। तो उस टाइम की अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो विलेज लेवल पे क्या था, विलेज काउंसिल होती थी, ठीक है, जिसे हम ग्राम सभा भी बोलते हैं, फैमिली ट्राइब्यूनल्स होते थे, किंग्स की कोर्ट होती थी जिसे हम राजसभा बोलते थे, ठीक है, और अध्यक्ष होते थे, ठीक है। ये जो हमारा जो ऑफिस था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इसे हम बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं पनिशमेंट्स की। मैंने बोला था आपको कि अगर आप क्राइम करोगे मतलब आपने पाप किया है तो आपको सज़ा मिलेगी, तो इन्हीं सज़ा की बात हो रही है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो सज़ा के तौर पे तुम्हें क्या किया जाता था कि तुम्हें दंड दिया जाता है, दंड मतलब यू हैव टू पे द फाइन, राइट। उसके अलावा जो है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, और ये जो कैपिटल पनिशमेंट भी होती थी ये भी बहुत रेयर केसेस में दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ों में, ऐसा तो कुछ था नहीं कि एडल्ट्री है तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, थेफ्ट है तो ये मिले, डिफेम कर रहे हो तो ये मिलेगी, सब आईपीसी में तो सब डिसाइडेड है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। तो राजा जो है वो डिसाइड करता था व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू द पर्सन, ठीक है। उसके अलावा वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम में क्या होता था, आपके वर्ण के अकॉर्डिंग जो है आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर देना, इस टाइप की जो है पनिशमेंट या सज़ा का प्रावधान था। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करनी है, वैदिक काल में, वैदिक में भी नहीं, बेसिकली पोस्ट वैदिक में ये जो था ज़्यादा था। तो पोस्ट वैदिक में जो सीन था या सिनेरियो था वो क्या था कि ये एक कास्ट बेस्ड सिस्टम था, ठीक है। आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सज़ा दी जाती थी, विच वॉज क्वाइट इनह्यूमेन, राइट। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो वेदास थे, ठीक है, ये जो भी स्क्रिप्ट थे, श्रुति है, स्मृति है, कस्टम्स हैं, जो भी डिक्री है, उनको कंपाइल कर दिया गया और स्मृतिज बना दी गई, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट और मोस्ट फेमस है और ओल्डेस्ट वन है वो है हमारी मनुस्मृति, ठीक है। मनु ने लिखी थी। मनु ने कुछ क्राइम्स को भी रिकॉग्नाइज्ड किया था, जैसे कि रेप, एडल्ट्री, ठीक है। उसके अलावा थेफ्ट, डेफेमेशन, उसके अलावा क्रिमिनल, सीबीटी लिख देते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, राइट। इन कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे, क्राइम्स थे जिन्हें मनु ने रिकॉग्नाइज किया था। अच्छा जी, मैं आपको बता देती हूँ, जब मैं क्राइम वर्ड बोल रही हूँ ना, ठीक है, तो इसमें मैं ऑफेंस को भी इंक्लूड कर रही हूँ। ऑफेंस और क्राइम दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। ऑफेंस और क्राइम होता क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर, बिकॉज इस पर एक एक्सप्लेनेशन तो बनती ही है, इस पर एक आपका मेंस का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए हम बाद में ही से अच्छे से समझेंगे। अब आते हैं यज्ञवल्क्य।
ये जो था बेसिकली लॉजिस्टिक्स पे बेस्ड था, लीगल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। उसके अलावा नारद स्मृति थी जो वो बेस्ड थी जुडिशियल प्रोसीजर, जैसे आप CRPC बोलते हैं, BNSS बोलते हैं, वैसे ही जुडिशियल प्रोसीजर पे बेस्ड थी हमारी नारद स्मृति। उसके अलावा बृहस्पति स्मृति जो थी वो एविडेंस पे, जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा, तो ये जो था हमारा बृहस्पति स्मृति, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ इसके ना नोट्स खुद से आप बना लें। तो अब ये 1200 तक ये चला, ठीक है, 1206 मोर प्रिसाइजली, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, राइट। तो अभी 1206 से पहले ये सब चल रहा था, यानी कि हम मनुस्मृतिज को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, मोर प्रिसाइजली। और जो सिस्टम था हिंदूज़ में बेसिकली यही चल रहा था। फिर आया मुस्लिम इन्वेजन 1206 में, तो उन्होंने क्या किया, अब जब उन्होंने हम पे राज करना शुरू किया तो उन्होंने अपना खुद का इस्लामिक लॉ जो है हम पे इम्पोज किया, इस्लामिक लॉ, ठीक है, हम पे इन द सेंस हिंदूज़ पे जो है इस्लामिक लॉ को इम्पोज करना शुरू किया, जैसे हम शरिया लॉ भी बोलते हैं, शरिया, ठीक है। तो इनका क्या सिस्टम था, इससे पहले तो धर्मशास्त्र चल रहा था, हमें पता है, और धर्मशास्त्र में हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, मोरली क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, यही हमारा लॉ था, इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें चलना होता था। बट जो इस्लामिक लॉ था वो थोड़ा सिस्टमैटिक था, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर पहले हम देखते हैं कि ये जो मुस्लिम लॉ था या ये शरिया लॉ था, इस्लामिक लॉ था, कुछ भी आप बोले, तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल था और किस तरीके से एप्लीकेबल था, ठीक है। मैं इसे इरेज करती हूँ, वेट जी। तो हम इस्लामिक लॉ की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो था ये किसके ऊपर बेस्ड था, सॉरी किसके ऊपर बेस्ड था नहीं, किसके ऊपर एप्लीकेबल था, इसकी हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक सिविल लॉ है, इसे हम इसमें पर्सनल लॉ भी आ जाता है, ठीक है, इंक्लूड करता है पर्सनल लॉ, उसके अलावा क्रिमिनल। तो जब इस्लामिक लॉ इंडिया में इम्पोज हुआ तो ये जो सारा मैटर था ये तो हिंदूज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता था, यानी कि जो अभी हम मनुस्मृति पढ़ रहे थे, वैदिक एरा का जो भी लॉ पढ़ रहे थे वो सारा, यानी कि हिंदूज़ पे जो पहले से एप्लीकेबल था सेम एप्लीकेबिलिटी थी, यानी कि पर्सनल लॉ के साथ इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल लॉ तो ये यूनिफॉर्म था, ठीक है, इट वॉज यूनिफॉर्म फॉर बोथ हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, राइट। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो पनिशमेंट के ऊपर था, दिखाया मैंने, ठीक है। इनका जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली ऑफेंसेस का वो किसके ऊपर बेस्ड था, किस टाइप की पनिशमेंट जो है उसे दी जा रही है, राइट। जैसे रिटेलिएशन, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट, स्पेसिफिक पेनल्टीज़। अब जो रिटेलिएशन था यानी कि रिटेलिएट करना, उसको हम बोलते थे किसास। उसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी पनिशमेंट दी जाती थी उसे बोला जाता था तज़ीर। उसके अलावा स्पेसिफिक पेनल्टीज़, मतलब एक ऑफेंस के लिए एक ये पर्टिकुलर पेनल्टी, मैंने आपको बोला ना कि जो हिंदू का लॉ था वो रिटर्न नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, रिटर्न भी था तो इतने वो नहीं था, सिस्टमेटिक नहीं था। बट जो मुस्लिम लॉ था इट वो सिस्टमेटिक, ठीक है, मोर प्रिसाइज। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पेनल्टीज थी हर ऑफेंस के लिए, उसे हम बोलते थे हद, HUD। मे बी मैं रॉन्ग भी प्रोनाउंस कर रही हूँ बट मुझे तो यही लगा हद ही है, ठीक है। और ये सारा जो क्रिमिनल सिस्टम था, ये जो सारा क्रिमिनल सिस्टम था किसका, इस्लामिक क्रिमिनल सिस्टम जो था सारा, इसे हम बोलते हैं निज़ामत, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस इतना ही समझना है, ठीक है, कि क्रिमिनल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा था, मुस्लिम्स के आने के बाद क्या हुआ। अब मैंने आपको, अच्छा ये डेट मैंने आपको दी है 1206 से 1707। अब देखो अगर ब्रिटिशर्स की हम बात करें तो ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए थे, 1600 में, ठीक है। तो मैंने 1707 क्यों कहा, इसकी बात हम आगे करेंगे। अभी आई गेस यहाँ तक आपको सब समझ आ गया है। अब हम आते हैं कि इंडियन क्रिमिनल सिस्टम किस तरीके से बनना शुरू हुआ, ठीक है, हिंदुओं और मुस्लिम। अब जब 1600 में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आते ही तो उन्होंने राजनीति शुरू कर दिया था, ठीक है। धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स इंडिया में पैर जमाने लगे, ठीक है, और क्राउन रूल आ गया। तो शुरुआत में क्या होता था, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो शुरुआत में वो क्या करते थे, हिंदूज़ पे हिंदूज़ का लॉ अप्लाई कर दिया और मुस्लिम्स पे मुस्लिम्स का लॉ अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसा ही होता था। अब मैं इसको यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। चले, तो जो हिंदूज़ थे, हिंदूज़ पे इनका लॉ एप्लीकेबल होता था और जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स पे इनका लॉ एप्लीकेबल होता था। अब ये जो था ये लिखा होता था संस्कृत में,
ठीक है। और सिमिलरली ये होता था या तो अरब में होगा या फिर ये उर्दू में, ठीक है। तो अब ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्हें तो ये समझ नहीं आता था, ठीक है, इन्हें संस्कृत नहीं आती थी, इन्हें तो अरबी नहीं आती थी, इन्हें तो उर्दू नहीं आती थी। तो ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि पंडित और इधर काजी, ठीक है। तो ये जो है जजेस के साथ एक पंडित को रखते थे या काजी को रखते थे, ठीक है, मुस्लिम्स के केस में काजी, जो ट्रांसलेट करके बताता था कि इनके स्क्रिप्चर्स में या इनके लॉ के अकॉर्डिंग किस तरीके से पनिशमेंट दी जानी चाहिए या किस तरीके से न्याय होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने धर्मा पढ़ा था, तो धर्मा के साथ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ न्याय, राइट। तो किस तरीके से न्याय करना है वो ये पंडित और इधर से ये काजी उन्हें बताते थे, और उस अकॉर्डिंग जो है डिसीजन दिया जाता था बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे क्या सिस्टम होता था कि पहली चीज़ तो ये थी कि ये जो सिस्टम था वो कास्ट बेस्ड था, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कास्ट बेस्ड था। सेकंड क्या था कि ये जो पंडित थे, ठीक है, या ये काजी थे, समटाइम दे मैनिपुलेट, किसे मैनिपुलेट करते थे, जजेस को मैनिपुलेट करते थे कि इस टेक्स्ट में या इस स्क्रिप्चर में ये लिखा हुआ है, राइट, और इसका ये मतलब है। यानी कि ये अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल मान लो मुझे किसी को ज़्यादा पनिशमेंट दिलानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं उन्हें गलत बता दूँगी, क्योंकि मुझे पता है वो तो उन्हें ना तो पढ़ना आता है ना उन्हें समझ आएगी, तो मैं उन्हें जो भी बोलूँगी उनके लिए वो सही होगा। बट यहाँ पे इतनी डिस्क्रिपेंसी आने लगी कि यहाँ पे अब ब्रिटिशर्स को लगा कि देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म कोड फॉर एवरीवन हु आर सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से फिर बीज पड़ा किसका, क्रिमिनल जस्टिस, मतलब जो मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसका। तो अब ये जो सिस्टम था, ये जो शुरू होने वाला था, ये बेसिकली क्या था, ये ब्रिटिशर्स के पैटर्न के ऊपर बेस था। जैसे आईपीसी जो है वो ब्रिटिशर्स के पैटर्न के ऊपर बेस था। अब इन्होंने सोच लिया था, पर इन्होंने दो चीज़ें जो हैं इसके, अगर मैं बातों को करूँ एलिमेंट्स की, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने दो एलिमेंट्स पे फोकस किया। पहला क्या है कि वो इंग्लिश लॉ को इंडिया के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे, यानी कि जो ब्रिटेन में लॉ फॉलो हो रहा था, ठीक है, पीनल लॉ, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। सेकंड, इट शैल बी यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन वेदर ही इज़ अ हिंदू और अ मुस्लिम और डिफरेंट कम्युनिटीज़ अंडर हिंदूज, राइट, सब पे इक्वली एप्लीकेबल होगा। यानी कि आपने मर्डर किया है, आपने रेप किया है, एडल्ट्री की है, यू विल बी पनिश्ड इक्वली, राइट। तो यहाँ से जो शुरुआत हुई फौजदारी अदालत सिस्टम की, ठीक है, फौजदारी अदालत जो है वो सेटअप की गई हर एक डिस्ट्रिक्ट में। अब इसकी जो अपील जाती थी या फिर कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, तो कन्फर्मेशन के लिए क्या करते थे, फौजदारी का जो डिसीज़न था, डिक्री थी, उसे भेजा जाता था सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। किन किन केसेस में, दो केसेस में। पहला, अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट होती थी इसे अप्रूव करने के लिए, और सेकंड क्या था, जो भी फाइन होता था 100 रुपये से ज़्यादा का। अब उस टाइम के 100 रुपये और आज के 100 रुपये में फ़र्क है, बट उस टाइम के 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा थे ना। तो अगर 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन होता था तो उसका जो अप्रूवल है वो भी सुप्रीम क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा ही किया जाता था, और इसे हम क्या बोलते थे, सदर निज़ामत अदालत, ठीक है। फिर आते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जब हमने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया, कुछ नए कोर्ट भी एस्टेब्लिश किए, उसके साथ साथ मेन जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ। आपके लिए प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहाँ पे, फोर्ट विलियम विच इज़ इन बंगाल, बस इतना याद रखना है, दीज 2 पॉइंट्स आर इनफ। अब आते हैं हम, दो रिफॉर्म्स हुए थे, एक है 1781 का रिफॉर्म, एक 1793 का, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने लिख दिया है। तो जो 1781 है इसके आगे आप लिख लो, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, इन द क्रिमिनल जस्टिस, वो चेंज कर दी गई थी। एंड सेकेंडली जो 1793 में जो रिफॉर्म हुए थे उसमें क्या हुआ था, हर एक यूरोपियन जजेस के साथ ही एक हिंदू लॉ एक्सपर्ट जो था और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट था, उन्हें बिठाया गया था ताकि वो गाइड कर सकें, ठीक है। किस लिए, कि इंडिया में क्या सिस्टम है, क्योंकि यूरोपियंस को नहीं पता था ना इंडिया का सिस्टम। उसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं कि मद्रास में 1800 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था और बॉम्बे में 1823 में, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रोविंस टू एनेक्ट द पीनल कोड, पहला ऐसा कौन सा प्रोविंस था जिसने पीनल कोड को
इनेक्ट किया था, इट वॉज बॉम्बे कोड, ठीक है। इसे हम बॉम्बे रेगुलेशन ऑफ 1827 भी बोलते हैं। अब आते हैं हम मेन जो टर्निंग पॉइंट था, इट वॉज 1833 का चार्टर। यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट लॉ कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकले, ठीक है। उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया, किसका? पीनल कोड का। ही ड्राफ्टेड पीनल कोड 1834 से 1836 तक इन्होंने तैयार कर दिया था ड्राफ्ट। उसके बाद उन्होंने सबमिट कर दिया, ठीक है। कब? 1837 में। किसे? टू लॉर्ड ऑकलैंड। अब लॉर्ड ऑकलैंड उस टाइम कौन थे? ही वॉज देन गवर्नर जनरल, लिख देती हूँ मैं, देन गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। उसके बाद 2-3 चीज़ें और हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आएंगे कि जो फाइनल रिवाइज्ड पीनल कोड था, ठीक है, वो किसने प्रिपेयर करा था। ये आप बस सर पिकॉक का नाम याद रख सकते हैं मेन, ठीक है। उसके अलावा जो फाइनल ड्राफ्ट था वो सिलेक्शन कमेटी को कब भेजा गया था? 1857 में भेजा गया था, और पास कर दिया गया था इसे 6 अक्टूबर 1860 में, ठीक है। और इन्फोर्स कर दिया गया था 1 जनवरी 1862 में। तो इस तरीके से हम आईपीसी तक पहुंच गए, ठीक है। अब आता है हमारा बीएनएस, यानी कि 2023 आता है, तब हमारा बीएनएस बनता है। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आज के जो टाइम है, ठीक है, वो अपडेट हो चुका है। 1860 से अब तक बहुत अपडेशन आ चुका है जो भारतीय न्याय संहिता में हमने की है, ठीक है। जैसे कि कुछ नए ऑफेंसेस हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ आउटडेटेड कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने निकाल दिए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, हाई कोर्ट की जजमेंट्स थी, जिन्हें बीएनएस में डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, राइट। उसके अलावा जो साइबर ऑफेंस बढ़ गए हैं। बेसिकली दिस वाज द जस्टिफिकेशन गिवन बाय द गवर्नमेंट कि हाँ अब हमें बीएनएस की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में क्या था? 511 सेक्शंस थे, ठीक है, और 23 जो है वो चैप्टर्स थे, यही था, है ना। और अब जब हम बीएनएस की बात करते हैं तो बीएनएस में देयर आर 358 सेक्शंस, है ना। और आपसे पूछा जा सकता है डेट ऑफ असेंट विच वॉज दिसंबर 2023, और अगर आपको याद हो इट वॉज 25th ऑफ दिसंबर। और उसके अलावा जो इफ़ेक्ट में वो आया है वो कब आ गया हमारा? 1 जुलाई 2024, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि बीएनएस में बिल्कुल कुछ चेंज नहीं हुआ, ये इतने सेक्शन अगर कम हुए हैं, मतलब 511 से हम 558 पे आ गए हैं, 358 पे आ गए हैं, तो क्या हमने कुछ क्राइम्स को कम कर दिया है? ऐसा नहीं है। वो जो अलग अलग स्कैटर्ड थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही जगह क्लब कर दिया है, बस इस तरीके से जो सेक्शंस हैं हमारे कम हो गए। जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, राइट। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें ऐड हो गई हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, साइबर ऑफेंसेस हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है अब अपने आप में एक ऑफेंस हो गया है ना। मॉब लिंचिंग है, हिट एंड रन का जो केस हुआ था, या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है उनके लिए ज़्यादा पनिशमेंट है, और एडल्ट्री को भी हटा दिया गया है ना। पहले जजमेंट से हटाया था, अब जो है बीएनएस में उसे रखा ही नहीं गया है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड है, मॉडर्न तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया है ना। और जो केसेस हैं उन्हें स्पीड अप करेगा, मतलब डिस्पोजल को बेसिकली स्पीड अप करेगा। तो ये था हमारा इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ क्रिमिनल लॉ का पास से अभी तक, ठीक है। इतना आप कर लोगे, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। तो अगर हम नटशेल में बात करें तो हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, मतलब आप ये लाइन लिख सकते हैं, आवर सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम एंशिएंट धर्मशास्त्र, मैं रेड से लिखती हूँ, रुको, फ्रॉम एंशिएंट धर्म शास्त्र टू शरिया बेस्ड क्रिमिनल लॉ टू ब्रिटिश क्रिएटेड आईपीसी टू बीएनएस which is more technology driven. ठीक है, होप ये जो क्लास है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि हाँ कुछ तो हम सीख के ही जाएंगे। दिस इज़ जस्ट द बेसिक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी,
ठीक है। हम बेसिकली अभी BNS शुरू नहीं कर रहे, पहले हमें जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो कवर करने हैं, उसके बाद हम BNS पे आएंगे। और हाँ, जो मैं इस में PDF जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं NCRB की साइट से यूज़ कर रही हूँ। इसका रीज़न है ये टेबल, ठीक है। इस टेबल में जो है बहुत अच्छे से ये कंपैरिजन दे रखा है कि किस तरीके से पहले कौन सा सेक्शन था, अब कौन सा सेक्शन हो गया, किस तरीके से चेंजेस आए हैं, ठीक है, फ्रॉम IPC टू BNS। तो इसलिए मैं जो है ये NCRB का डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये रिवीजन के लिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हम लास्ट में करेंगे, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने यही जो है इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्योंकि इसमें और भी चीज़ें जो हैं ऐड की हुई हैं, ठीक है। सेकेंडली हम पढ़ेंगे किस तरीके से, मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी बताऊंगी पहले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेक्शन पढ़ेंगे और दैट इज़ इट। सेक्शन पढ़ना प्री के लिए तो चल जाएगा, पर मेंस के लिए नहीं, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, compete ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो कल का जो टॉपिक होगा, मैं आपको टॉपिक दे देती हूँ, ठीक है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ के आ जाना। एक सेकेंड, अरे यार, टॉपिक फॉर टुमारो, ठीक है। एक तो हम ये देखेंगे कि जो BNS है इट इज़ अ पब्लिक लॉ, ठीक है। पब्लिक लॉ है यानी कि राइट इन रेम है। तो वो राइट इन रेम क्यों है, वाई, इस वाई का जो आंसर है वो हम करेंगे। ये आपका मेंस का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, ठीक है। क्राइम की डेफिनेशन क्या है, अलग अलग थिंकर्स ने क्राइम के बारे में क्या बोला है, क्राइम। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे क्राइम वर्सेस ऑफेंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ऑफेंस। बस इसमें यही करेंगे कल के क्लास में, क्योंकि ये जो टॉपिक है इट विल टेक एटलीस्ट 2 क्लासेस, ठीक है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रही, ये दिखने में बहुत छोटा है, पर ये कम से कम आपकी 2 क्लासेस लेगा। और ये जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एग्जाम्स में मेंस का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। प्री के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी, कैसे ये थ्योरेटिकल है, राइट, तुम भी समझ रहे हो। तो यहाँ से बेसिकली जो है मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री के कुछ ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे, है ना। बाकी की चीज़ें जो है वो कल की क्लास में पता चल जाएंगी। सो तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ डू शेयर एटलीस्ट विद दोस्त जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, बिकॉज़ क्लासेस ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी, ठीक है, बट कुछ गड़बड़ हो गई। मैं नहीं चाह रही कि कुछ भी छूट जाए, इसलिए मैंने ये दोबारा रिकॉर्डिंग की है। उसके अलावा सिविल जो क्लासेस है, सिविल के क्लासेस, वो भी मैंने रिकॉर्डिंग पे रख रखी है, यानी कि रिकॉर्ड करके रख रखी हैं। वो मैंने इसलिए रिकॉर्ड करके इसलिए हैं क्योंकि मेरी जॉब भी है ना, तो जॉब के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अगर मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। पर अगर ये आप अच्छे से करते हैं तो आई विल प्रोमिस, ठीक है, कि रात को मुझे 12 बजे अगर क्लास लेनी होगी तो मैं लूँगी। पर हम मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो लाइव क्लासेस में ही करेंगे, बट वो भी तभी करेंगे अगर आप कंसिस्टेंट होंगे, है ना, और अगर आप जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। उसके अलावा हमने हरियाणा का बैच भी सोचा था शुरू करेंगे, पर उसका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया। हमें नहीं पता सिलेबस क्या होगा, पर हमें ये पता है कि लॉ जो है एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट जो पोर्शन हमारे हाथ में है हमें वो कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अगर हरियाणा जीके है या मतलब ये इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके है, जो भी है उसको भी हम डील करेंगे। अगर मैं नहीं करूँगी तो आई विल आस्क समवन टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है, आपके लिए। बट जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना कर ली हूँ। नाउ एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, जिसका जो एग्ज़ाम है इन फ्यूचर, ऑल द वेरी बेस्ट। बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट और बी स्मार्ट एज वेल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।